आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं बरेली में मौजूद हूँ। बरेली में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो मैं समझता हूँ मेडिकल की फील्ड के डॉक्टरों पे बहुत सटीक बैठता है। उनका एक शेर है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुका नहीं होता। तो एक डॉक्टर भी यही काम करता है और ये काम डॉक्टर राजीव गोयल साहब सालों से करते आ रहे हैं। वो बेसिकली बरेली के ही रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बरेली के बाद नैनीताल में मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने मेरठ से MBBS किया और उसके बाद DNB किया और उसके बाद उन्होंने डायबिटीज़ में जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। तो वो हिंदुस्तान के कई शहरों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, क्योंकि बरेली की मिट्टी और बरेली की तहजीब कुछ ऐसी रही है कि वो अपने जो हीरा है, जो अपनी अच्छे कहना चाहिए प्रतिभावान लोग हैं, उनको खींच लाती है। यही वजह है डॉक्टर राजीव गोयल साहब बरेली आ गए और उन्होंने बरेली में अपनी शुरुआत की। वो उस वक्त मिशन हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने काम किया जब मिशन अस्पताल की एक अलग अपनी पहचान थी। और क्योंकि बरेली का सबसे पुराना हॉस्पिटल मिशन हॉस्पिटल रहा है तो उन्होंने वहाँ अपने तजुर्बे में और इजाफा किया। उसके बाद और भी कई हॉस्पिटलों में काम करने के बाद वो बरेली में एक जाने माने डॉक्टर के रूप में पहचान रखते हैं। सर छोटा सा उर्दू में बोलो इंट्रोडक्शन, जिसको तारुफ बोलते हैं, वो तो ये है, लेकिन क्योंकि आपका एक तजुर्बा और आपका एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत इससे बहुत बड़ी होगी, जितने मेरे लफ्ज़ हैं वो कम पड़ जाएंगे। कुछ अपने इंट्रोडक्शन में इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, मेरा यहाँ हॉस्पिटल है श्री विजयराज हॉस्पिटल रामपुर गार्डन में। मैं एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ मैंने अपोलो चेन्नई से डिप्लोमा कार्डियोलॉजी भी किया है और मैं यहाँ पे एक हार्ट के और डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के मरीजों की सेवाएं देता हूँ। जी, मैं सर यहाँ से शुरुआत करूँगा कि एक सफ़र जो मेडिकल का है, हम विषय पर आएँ जो आपके जिसके आप प्रमुख डॉक्टर हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। जो आपका पूरा सफ़र रहा, क्योंकि आपके परिवार में भी डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर केशव जी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर वरुण अग्रवाल, फिर उनकी फैमिली और सब। तो ये जो आपका पूरा मेडिकल का सफ़र रहा, इसके पीछे किसका बड़ा हाथ रहा? आप इस मुकाम पर, एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक बड़ा नाम है और IMA के अध्यक्ष भी आने वाले टाइम में बन जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये सपना मेरे फादर का था, मेरी फादर मदर का ये सपना था कि घर में एक बेटा डॉक्टर बनना चाहिए और एक इंजीनियर हो। मेरे भाई भी जो है वो प्रेसिडेंट है KB एग्जिम के, सिंगापुर में करीब 35 कंट्री के हेड हैं। वो अपना इंजीनियरिंग करके और MBA करके वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं। और मेरे फादर मदर का सपना था कि मैं मेडिकल भी करूं। तो जैसे मेरठ से मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद टाटा मेन हॉस्पिटल से DNB किया मेडिसिन में, जो एक 1200 बेड का हॉस्पिटल था और वहाँ एक से एक ख़राब पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट ICU में हम लोग देखते थे और ट्रीट करते थे। तो कहीं ना कहीं जो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद जो है वो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर भी था बरेली आने का, लेकिन फिर हम अपोलो चेन्नई चले गए। वहाँ कुछ ट्रेनिंग अलग लेनी थी, कार्डियोलॉजी में कुछ अलग ट्रेनिंग लेनी थी, वो लेकर के उसके बाद फिर टाटा में वापस आकर के कुछ समय सेवाएं देके और फिर मैं वापस बरेली अपने शहर आया। शहर आने की एक प्रमुख वजह ये भी थी कि मिशन हॉस्पिटल जो हमारे समय में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, वो मिशन हॉस्पिटल जो है वो अपनी पहचान खो रहा था। और कहीं ना कहीं जो बिशप थे उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए उपयुक्त समझा और एक मेडिकल डायरेक्टर का उन्होंने एक इन्विटेशन दिया हमें और हम आकर के, क्योंकि घर के पास भी था, उसमें जुड़ गए। उसमें कुछ बढ़ोतरी भी करी, कुछ पेशेंट भी बढ़े, कुछ अच्छे कैंप भी किए जिसमें अमेरिका से और लंदन से, दोनों जगह से डॉक्टर्स आए और बरेली में अपनी सेवाएं दी। और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो है वो उमेश गौतम जी को भी ये लगा कि इस हॉस्पिटल को लेकर के कुछ करा जा सकता और आगे, और उन्होंने आगे लेके और इसको इस मुकाम तक पहुंचाया। जी। उसके बाद में कुछ साल सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भी रहा। डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जी ने मेरी उस काम को देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ICU आप ही संभालिए। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत सीखने का और बहुत अच्छा एक हो रहा। जी जी। तो जाहिर है कि अलग अलग तजुर्बे आपने हासिल किए और आज वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब हम सीधे विषय पर आएंगे। डायबिटीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हर चौथा शख्स डायबिटीज़ से ग्रस्त है। हम उस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इलाज है। आज हम दूसरी बात करना चाहते हैं। आज का मौसम गर्म है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, फल फ्रूट बहुत सारे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है गर्मियों में जितने फल कुदरत हमें मुहैया कराता है, इसी मौसम में नहीं कराता। तो हम उसी से शुरू करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं
जो हम खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते हैं फलों में खासकर? देखिए ऐसा ये बहुत बड़ी मिथ है कि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा परहेज करना है। ये सब एक कैलोरी बेस्ड है और अगर हम उस कैलोरी को जो है वो काउंटिंग जो है वो सही करके चलें तो हम सब कुछ खा सकते हैं। डायरेक्ट चीनी को अगर छोड़ दें या मिठाई को छोड़ दें तो उसके अलावा डायबिटीज़ का मरीज सारे फल और सभी कुछ खा सकता है। लेकिन फिर भी जब हम जो है वो ये देखते हैं कि हर आदमी एक सा नहीं हो सकता, हर आदमी अपनी कैलोरी नहीं काउंट कर सकता और कहीं ना कहीं जो है वो ये सोचता है कि ये फल मैं खा सकता हूँ कि नहीं, तो उसमें जो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से नीचे होता है वो सारे फल खा सकते हैं। वो फल जो है और जिनका उससे ऊपर होता है वो नहीं खा सकते, जैसे केला, आम और चीकू, अंगूर, संतरा, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये फल बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखता है और अगर लिमिट में 1-2 फाँक आम की खाना चाहता है या मान लीजिए थोड़ा सा केला की जिस समय उसकी इच्छा होती है तो वो फल भी ले सकता है, बशर्ते वो अपनी डाइट में से कोई चीज़ रिप्लेस कर दे। जैसे अगर वो दोपहर में 3 रोटी खाता है तो उसने 2 रोटी खा ली और अगर 1 केला खा लिया या 2 रोटी और 1 आधा आम खा लिया तो वो आराम से उसकी शुगर बिल्कुल सही रहेगी। जो फल खा सकता है उसमें सेब, अमरूद, पपीता, अनार, चीकू, नाशपाती, आड़ू और तरबूज का थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस माइनस है। कोई कोई कहता है कि नहीं पानी ज़्यादा है और इंटरनेट पे या अगर हम लोग उसको निकालें तो ये कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, बट फिर भी मेरा मानना ये है चूँकि तरबूज आदमी पूरा नहीं खाता है, थोड़ा ही खाता है, तो तरबूज भी खा सकता है। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह मानते हैं कि आजकल हम पहले तो ये कहा जाता था कि जो 40 प्लस होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं उनको या 50 से ऊपर जो है उनको डायबिटीज़ की शिकायत ज़्यादा होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल की ये वजह या और वजह है या हमारा खान पान कि हम नौजवानों में भी डायबिटीज़ के लगातार पेशेंट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें करी जाए जिससे बचा जा सके? देखिए ऐसा है, आजकल अगर हम देखें तो पहले स्कूलों में एक पीरियड इनवेरिएबली 6 दिन एक स्पोर्ट्स का होता था और वो 45 मिनट सबको खेलना है, और जो लंच ब्रेक होता था उसमें भी अमूमन बच्चे जो है वो 10 मिनट उन्होंने अपना खाली लंच के लिए लगाया और उसके बाद फील्ड में भाग रहे हैं, गेंदड़ी खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कुछ ना कुछ गेम खेलते थे। अब वो आउटडोर गेम कम हो गए, घर पे भी जो है वो माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए केयरिंग हो गए, कहते हैं धूप में ज़्यादा मत घूमना, क्लासरूम में ही बैठना वगैरह वगैरह, ये सब समझा के भेजते हैं। घर पे आने के बाद भी बच्चा चाहता है कि मोबाइल पकड़ ले और गेम खेल ले। ऑनलाइन गेमिंग चलती है या कुछ ना कुछ इंटरनेट पे या कुछ टीवी पे, यही सब चीज़ें जो है वो खाली बच्चे उसमें लगे रहते हैं। पहले ये होता था कि हम लोग क्रिकेट की किट उठाई और शाम को निकल गए अपना, चाहे मौसम कोई भी हो। अब खुद भी घर वाले ये कहते हैं कि नहीं आउटडोर गेम में बच्चे को जो है वो पसीना आएगा, गर्मी, लू लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। हमने उनकी इम्यूनिटी भी कम कर दी है, उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है। खाने पीने में डेली शाम को ज़्यादातर घरों में बच्चों को कुछ अलग चाहिए, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो मोमो हो या तो ये जो जब इस तरीके का खान पान फास्ट फूड होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो डायबिटीज़ की जीन्स जो है वो तो हमारे जो एशियन हमारी पॉपुलेशन है उसमें है, इसी वजह से हमें जो है डायबिटिक कैपिटल का जो है वो मिलने वाला है जी। पूरे वर्ल्ड के जो है वो 25% डायबिटिक इंडिया में होंगे, लेकिन उसकी जो मेन वजह है, ऐसा नहीं है कि यूएसए में खाते नहीं हैं, यूएसए में भी खूब खाते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं, लेकिन वो लोग उसको एक्सरसाइज करके उस चीज़ को जो है वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि एक्सरसाइज कम हो गई है, फास्ट फूड बढ़ गया है, लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, एक दूसरे से अपनी लाइन लंबी करने की जो है वो पद्धति बहुत बढ़ गई है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो डायबिटीज़ की जो जीन है बॉडी में पड़ी हुई उसको रिप्रेजेंट करना ही है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लाइफ स्टाइल की जो है वो कमियां हैं जो हमें इस ओर जो है वो लेके जा रही है। बस इससे जुड़ी हुई एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, एक इंसुलिन ही इस टाइम ला रही है और भी आने वाले टाइम में, एक मैं अभी कहीं रिसर्च पढ़ रहा था कि विदेशों में जो नस के ज़रिए से एक वो लगाई जा रही है इंसुलिन, तो क्या कुछ आने वाले टाइम में कुछ और भी नई खोजें आने वाली हैं?
देखिए ऐसा इंसुलिन केवल एक ही इलाज की पद्धति है। अगर हम बात करें आज डायबिटीज़ के मरीजों की ओवरऑल इंडिया में, तो मेरे ख्याल से 10% भी इंसुलिन पे नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ में इतनी रिसर्च हो रही है और इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि 90% लोगों को जो है वो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जिनमें IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उनमें तो ज़रूर खाली इंसुलिन काम करेगी। बाकी जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाले मरीज हैं, जो कि हमारे 90% हैं, उनमें जो है वो इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिसका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है या किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई और परेशानी हो गई, तो इंसुलिन पे आना पड़ता है पेशेंट को। इंसुलिन के नुकसान कुछ नहीं है, इंसुलिन के फायदे ही हैं। केवल एक ही नुकसान है उसकी कंप्लायंस, कि समय पे खाना खाने बैठे उससे पहले लगाना है। कई बार लगाने में अपने आप डर होता है, तो किसी को फिर करना पड़ता है हायर कि वो जना आए, वो आकर के इंसुलिन लगाए, तब हम खाना खा पाएंगे। तो ये जो एक दिक्कत है वो एक दिक्कत है, बट अदरवाइज इंसुलिन बहुत अच्छी है, सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसुलिन में भी अब काफ़ी जो अपग्रेडेशन आ रहा है, इंसुलिन पंप आ गए हैं जो कि फिट हो जाते हैं बॉडी में, और आपको अलग से ट्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसका बटन दबा दिया, उतना इंसुलिन शरीर में पहुंच जाता है। इंसुलिन के इनहेलर भी आने वाले थे, लेकिन उनमें कुछ साइड इफेक्ट आ रहे थे, इस वजह से विड्रॉ हो गए। इंसुलिन की टैबलेट भी आने वाली है। तो आने वाले समय जो है वो डायबिटीज़ में बहुत रिसर्च हो रही है। और अभी मैं आपको बताऊं, हमारे अपनी अगर हम उसकी बात करें, तो लगभग 80 to 90% मरीज जो इंसुलिन पे आते हैं वो भी बदल जाते हैं सॉरी, और उनकी हम लोग गोली पे कर पाते हैं शिफ्ट उनको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत अच्छी गोलियां आ गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि मुझे अपना वजन सर कंट्रोल। हम देख रहे हैं लोग डांस करते हुए या जिम में काम करते हुए, जिम में जो होता है वो सब करते हुए या और जगह अचानक उन्हें हार्ट फेल हो जा रहा है, कार्डिक हो जा रहा है और वो एक्सपायर हो जा रहा है। तो ये बदलाव क्या आफ्टर कोविड हमारे शरीर में जो कमजोरी आ गई है उसकी वजह है या कोई और वजह मानती है? उनको लेकर क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए ऐसा है, कोविड जो है वो एक हाइपर कोएगुलेबल डिजीज थी। हाइपर कोएगुलेबल मतलब उसमें क्लॉट ज़्यादा बनते थे। इसी वजह से हम लोग कोविड के इलाज में लोमोपिराविर हेपेरिन देते थे रेगुलरली। अब जब कोविड से रिकवर हुए या कोविड की वैक्सीन बनी, अगर उस वायरस की ये टेंडेंसी थी कि अगर हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी में क्लॉटिंग बढ़ा दे, तो वो उस वैक्सीन में भी हल्की सी जो है वो होगी, चाहे बहुत कम लेवल पे होगी। लेकिन चूंकि कोविड एक जानलेवा बीमारी थी, तो इस वजह से पहले उससे बचना जरूरी था। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे क्लॉट बनाने वाली और चीज़ें हैं, जैसे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हमें बैठने वाला लाइफ स्टाइल नहीं करना, हमें एक्सरसाइज करनी है। लेकिन ये जो सडन डेथ आपने बताया, ये ज़्यादातर क्या होता है कि एक माइल्ड या मॉडरेट एक्सरसाइज तक ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने आप को फिट रखने की चाहत में एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। ये जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है, इसी में ही ये सडन डेथ्स होती हैं। और ये सडन डेथ जो है ये ज़्यादातर वेंट्रिकुलर अरिथमिया या इस तरीके की कोई कंडीशन होती है जिसमें कि दिल की धड़कन सडनली खराब होती है। हम लोग उसको जो है वो मेडिकल लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। VT और VF, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यही वो कंडीशन है जो सडन डेथ करती है। हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट को होगा, उसको एक्सरसाइज करते हुए थोड़ी देर पहले चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना महसूस हो जाएगा। तो ऐसा किसी को भी हो, चाहे वो कार्डियक हो या ना हो, उसको फौरन रुक जाना चाहिए और उसके बाद अपना एक चेकअप करा लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है ऐसा कुछ, तो हार्ट अटैक पड़ने के चांस जो है वो कम है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक सीधा पड़ गया और सीने में कोई सिम्टम ही नहीं आया। तो ये तो एक वार्निंग साइन पहले आएगा। लेकिन जो अरिथमिया होते हैं उनसे बचने के लिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। खास तौर पे ये जो गर्मी का मौसम है, बहुत हाई हीटिंग कंडीशन है, पानी से मतलब शरीर से वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेटेड शरीर में जो क्लॉटिंग का भी वो बढ़ जाता है। तो आपको खूब अच्छे से पानी पी के तब एक्सरसाइज करनी है। आपको ऐसा नहीं कि पानी की कमी हो रही है शरीर में और आप एक्सरसाइज करके और निकाल रहे हैं पसीना। एक दो चीज़ें और छोटी छोटी पूछ लूँ। हाँ। आपने जो आपके माँ बाप ने ख्वाब और सपना देखा वो आपने पूरा किया और सब कुछ आपने जो हासिल करना चाहते थे वो किया। इतनी बिजी लाइफ है एक डॉक्टर की,
डॉक्टर राजीव गोयल जी अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं अगर समय मिलता है अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ से हटने के बाद, अगर चाहें उसका जिक्र कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी वजन काफ़ी ज़्यादा था, कोशिश में हूँ कि थोड़ा और कम हो जाए। सुबह हम लोग एक जुम्बा एक एक्टिविटी शुरू की है जिसको हम लोग फिटनेस मंत्रा बोल रहे हैं। अभी तो हमने आईएमए की ही शुरू की है, उसमें डॉक्टर्स ही जुड़े हैं, लेकिन हम कोशिश में हैं कि इसको हम आगे जो है वो समाज में लेके आएंगे, क्योंकि हमें जो है वो सुबह को 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें एक है हंसना, एक है ताली बजाना, तीसरा है दोस्तों से मिलना, चौथा है एक्सरसाइज व्यायाम, पांचवा है म्यूजिक जो हमें अंदर से जो है वो खुशी देता है, छठा है डांस, और सातवां जो है वो मेरे ख्याल से कुछ एक्सरसाइज से ही कुछ रिलेटेड है। तो ये सातों चीज़ें जुम्बा से होती हैं और हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हर एज ग्रुप में कर सकते हैं, लो एज ग्रुप में भी, बड़ी एज ग्रुप में भी। बच्चे पूरा एग्रेसिव जुम्बा कर सकते हैं और बड़ों को थोड़ी मॉडरेट जुम्बा करी जाती है, लेकिन वो जुम्बा ट्रेनर ही अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देता है। तो 1 घंटा मैं कोशिश करता हूँ कि वो समय दूँ अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जो है वो करते हैं वो। दूसरा उसके बाद में 1 घंटा टेबल टेनिस को देता हूँ, जो मेरा एक बचपन से गेम रहा है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। मैं जिस समय हार्टमैन में जब ट्वेल्थ किया था, स्विमिंग का भी मैं कैप्टन था, हॉकी का भी कैप्टन था, क्रिकेट भी जो है वो खेलता था। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इस स्पोर्ट्स को जो मुझे बहुत पसंद था उसको जो है वो जीवित रखूँ, और टेबल टेनिस जो है वो हम लोग अपने दोस्तों के साथ ही खेलते हैं सब। तो मुझे लगता है हर किसी को अगर स्पोर्ट्स का शौक है तो उसको अपने स्पोर्ट्स को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अपने आप में संपूर्ण एक्सरसाइज है। और साथ में कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह का समय अपने आप को दें, अपने को जो है वो प्यार करें। यहाँ 7वीं चीज़ वही थी कि अपने को प्यार करें। अगर आप अपने को नहीं प्यार करते और हर समय ये कोसेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप उन बहुत लोगों से अच्छे हैं। अगर आपको जो है वो बैठ करके घर में रोटी मिल रही है, अगर आपके सर पे छत है, अगर आपको पहनने के लिए कपड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप को प्यार कीजिए। हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, हम उसको जो है वो अच्छे से जो है वो एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटें। खुश रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलते चलते जहन में न जाने क्यों ये सवाल आ रहा है, गूंज रहा है। अभी डॉक्टर विनोद पागड़ानी जी अध्यक्ष हैं आईएमए के, और आने वाला टाइम आपका है। हम देख रहे हैं कि मेडिकल में डॉक्टर जो हैं वो सियासत की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। हमने डॉक्टर दिनेश जौहरी का नाम सुना था, फिर अरुण कुमार जी, फिर और भी तमाम हमारे नवाबगंज के विधायक MP आर्य साहब हो गए। ये सब सियासत की तरफ आए, और अभी और भी कुछ विमल भारद्वाज जी हो गए, और भी तमाम नाम आ रहे हैं। क्या आपके मन में भी कहीं महत्वाकांक्षा है कि सियासत की तरफ ये कदम बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अपने दोस्तों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। मैं आईएमए अध्यक्ष बना हूँ तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे अपने जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे बहुत लगाव है, उनसे बहुत प्यार है, उनके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। मुझे आगे कोई किसी तरीके का इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे बीच से कुछ लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी प्रैक्टिस से समय निकाल के, जैसे हमारे डॉक्टर तोमर साहब भी थे, जी, उन्होंने भी शहर को एक कम से कम सोच दी थी कि जो है वो बरेली शहर भी तरक्की कर सकता है, बरेली शहर भी मेट्रो शहरों की तरीके से हो सकता है। और उसको डॉक्टर गौतम जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने आगे और तरक्की का वो दिखाया। डॉक्टर विनोद पागड़ानी की भी कुछ बहुत अच्छी सोच है। डॉक्टर विमल भारद्वाज जी भी जो है वो कुछ आगे बढ़ के अच्छा करने की चाह रखते हैं। हम डॉक्टर्स का बेसिक आने का जो मोटो रहता है वो ये रहता है कि हम लोग आमतौर पे जो ये सुनते हैं, नेता शब्द को एक बहुत अच्छे उसमें नहीं लिया जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ समय के साथ साथ डॉक्टर शब्द का भी थोड़ा सा वो हो गया है। देखिए डॉक्टर लोगों की लाइफ एंड डेथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का एक कॉमर्शियल हर चीज़ का कर दिया गया है। चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो नगर निगम का टैक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर चीज़ जो है वो हॉस्पिटल को कमर्शियल तरीके से ही पे करनी है। तो जब इस चीज़ को कमर्शलाइज किया गया है, जीएसटी भी अभी जो है वो एप्लीकेबल कर दिया है, जब इस चीज़ को कमर्शलाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जो है वो रहता है। और जब तक हॉस्पिटल में अर्निंग नहीं होगी तब तक हॉस्पिटल सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन
हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम लोग एक जो है वो मतलब एक डेवलपिंग देश में है। हर आदमी अमीर नहीं है, हर आदमी पॉकेट उतनी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच करके इस तरीके से चलते हैं कि जो है वो जो जिसकी पॉकेट में हो उस तरीके से उसको करा जा सके। लेकिन लोगों के बीच में ये सोच को बदलना कि देखिए ये मेडिकल प्रोफेशन भी एक प्रोफेशन है। डॉक्टर कोई भी ये नहीं चाहता कि मरीज का बुरा हो, और सडन डेथ और ये सब जो है वो बिना उसके भी आमतौर पे सड़क चलते हुए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की हो जा रही हैं। तो ये कभी भी जो है वो कहीं किसी हॉस्पिटल में हो सकती है, लेकिन उसमें आक्रोश और आवेश जो है ये नहीं आना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब वो आता है और उससे कोई कभी कहीं ग्रसित होता है तो उसको सबसे पहले ये आता है मन में कि हमें कहीं ना कहीं से पावर चाहिए, और उस पावर का जरिया जो है वो पॉलिटिक्स से दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि एक डॉक्टर जो भी पॉलिटिक्स में आता है, चाहे अरुण कुमार जी आए, आप देखिए कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में भी जो ईमानदारी है उसको जो है वो कायम रखा जाए, उसको अच्छा किया जाए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज से वो इस चीज़ का दायित्व उठाएं कि हम जो है वो पॉलिटिक्स में आके एक साफ सुथरी, एक पढ़ी लिखी और एक अच्छी राजनीति। चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं वैसे ये चाहता था कि कोई अच्छा पैगाम दे के बात खत्म करें, लेकिन आपने पूरी बातों में पैगाम ही दिया है, बड़ा अच्छे पैगाम दिए। फिर भी अगर एक छोटा सा जिसको बोलते हैं मुख्तसर पैगाम देना चाहें ज़रूर। देखिए, मुझे लगता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जी। आदमी की सही पूंजी तो अच्छी सेहत है। उसके लिए चाहे आपको एक्सरसाइज करनी पड़े, चाहे खान पान में चेंजेस करने पड़े, और बचपन से अगर बच्चों में ये आदत डालेंगे कि उनको एक्सरसाइज को सेकेंडरी नहीं समझना है, उनको स्पोर्ट्स को सेकेंडरी नहीं समझना है। स्पोर्ट्स से उनको एक पॉजिटिव सोच मिलती है, एक स्ट्रेस को बियर करने की वो मिलती है, क्योंकि हर स्पोर्ट्समैन हर समय सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन वो अपने जहाँ पे वो फेल भी होते हैं वहाँ पे भी वो दुखी ना हो, डिप्रेस ना हो। ये सोच स्पोर्ट्स ही दे सकता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को बचपन से अपने बच्चों में कोशिश करें कि खान पान, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज इनको जो है वो दें। जब एक हेल्दी समाज होगा तो वही प्रोग्रेसिव सोच करेगा, और वही हमारे देश को कहीं से कहीं ले जा सकता है। और ये चीज़ हम लोगों को जो है वो मोदी जी को भी देख करके आती है, अब्दुल कलाम साहब को भी देख के आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव गोयल साहब, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था। और उनकी बातों का जो निचोड़ है, लबुलवाब जिसे बोलते हैं, वो यही है कि सेहत ही नेमत है, उसी पे मेहनत करनी है, उसी को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी बात को एक शेर से ख़त्म करूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, जो डॉक्टर राजीव गोयल जी का पैगाम भी है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तो आवाज़ से आवाज़ मिलेगी, और इस तरह का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचेगा, तो उनकी सेहत बेहतर होगी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।